हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्लास 7th का आपका जो सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन वाली आपकी बुक है उसके अध्याय 2 यानी कि जिसका चैप्टर का नाम है स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका यानी कि रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। इसका यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन दिखाऊंगा आप लोगों को, सभी प्रश्न उत्तर यहाँ पे मैं कराऊंगा आप लोगों को हिंदी में और समझाऊंगा भी इस तरीके से समझाऊंगा कि आप लोगों को सारे प्रश्न उत्तर वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएंगे। तो डेली बेसिस पे अगर आप लोगों को NCERT के किसी भी क्लास का किसी भी सब्जेक्ट का फ्री में क्लास चाहिए, फ्री में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर पढ़ने हैं, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ पे मैं सारी क्लासेस हमेशा आपको फ्री में ही प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे हम देखेंगे आज के वीडियो का शुरुआत करते हैं और हम देखेंगे स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका के जो क्वेश्चन आंसर है। बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो देखने से पहले आप लोग एक बार चैप्टर को जरूर पढ़ लीजिए, जिससे मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर कराऊँ तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आए। कुछ लोग ऐसे होते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर ही करने लगते हैं, तब आपको उतना नहीं समझ में आएगा जितना आप अगर एक बार चैप्टर को रीड किए रहेंगे, पढ़े रहेंगे तो उतना समझ में आएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रायः यह कहा जाता है कि हम सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ हैं क्योंकि सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं हैं। क्या इस बात से आप सहमत हैं? ये आपकी पेज जो बुक है NCERT के, उसके पेज नंबर 20 पे है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, इसका आंसर मैं समझाऊंगा, अभी इसको पहले पढ़ लेते हैं। भारत में प्रायः यह कहा जाता है कि हम सबको यहाँ पे सरकार स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करने में असमर्थ है क्योंकि उनके पास इसके लिए पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं हैं। हम इस बात से सहमत नहीं हैं, बिल्कुल सहमत नहीं होंगे। ये तो कोई बात ही नहीं होती कि सरकार के पास पैसे नहीं हैं या फिर वो पर्याप्त साधन नहीं है उनके पास, क्योंकि सरकार संसार भर में भारत में सर्वाधिक यहाँ पे चिकित्सक महाविद्यालय हैं, यानी कि जो मेडिकल कॉलेजेस हैं सबसे ज़्यादा हैं विश्व में भारत के अंदर, और यहाँ सबसे अधिक डॉक्टर तैयार किए जाते हैं। लगभग हर वर्ष 15,000 नए डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण स्वास्थ्य सेवाओं में कमी हो रही है। हमारे यहाँ काफ़ी संख्या में डॉक्टर विदेश पलायन, आप देखते होंगे कि जो बड़े बड़े डॉक्टर होते हैं वो विदेश चले जाते हैं। अमेरिका में कितने भारतवंशी डॉक्टर हैं, UK में हैं कितने भारतवंशी डॉक्टर। तो यहाँ पे अगर सुविधाएं ही अच्छी नहीं रहेंगी, डॉक्टरों को सुविधाएं नहीं सरकार अच्छी देगी, तो वो यहाँ पे रुकेंगे क्यों नहीं, क्यों वो चले ही जाएंगे बाहर। तो यहाँ पे है देखिए, काफ़ी संख्या में डॉक्टर पलायन कर जाते हैं, यानी दूसरे देशों में चले जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में कमी होती है। अब कोई जो आपके देश के डॉक्टर हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, वो आपके देश में रुकेंगे ही नहीं, बाहर चले जाएंगे और आप कहेंगे कि वो देश सेवा करें, यहीं रुकें। तो सब पहले आप सभी जानते हैं कि देश सेवा सब करना चाहता है, लेकिन जब आती है खुद पे बात तो वो कहीं ना कहीं अपना देखता है और अपना स्वार्थ देखता है। सभी इंसान की ये फितरत है, तो वो बाहर चला जाता है। बाहर क्योंकि उसको अच्छी सुविधाएँ मिलती हैं, अच्छे पैसे मिलते हैं, तो सबको पैसे चाहिए होते हैं, तो वो बाहर चला जाता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट यहीं पे सारी सुविधाएं उनको दे जो बाहर मिल रही हैं, तो वो क्यों बाहर जाएगा? कोई भी अपना देश नहीं छोड़ना चाहता। तो यही रीज़न है यहाँ पे जो सरकार कहती है ना कि हम स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास पर्याप्त धन और सुविधाएं नहीं हैं, तो ये गलत है, हम उससे सहमत नहीं हैं। अगर सबसे ज़्यादा डॉक्टर यहाँ पे हो सकते हैं तो सबसे अच्छी सुविधाएँ भी यहाँ पर दी जा सकती हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। आप दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन करने से पहले आपको चैप्टर जरूर पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक कहानी के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपके जो चैप्टर में कहानी दी गई है रंजन और अमन वाली, उसके ऊपर यहाँ पे है रंजन को इतना अधिक पैसा क्यों खर्च करना पड़ा, कारण बताइए। अब रंजन जो था, रंजन और अमन दो दोस्त थे। रंजन गया था प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज कराने और अमन गया था सरकारी अस्पताल में, वही सेम बीमारी दोनों को थी। ठीक है, और रंजन का ज़्यादा पैसा लगा सेम बीमारी के लिए एज कम्पेयर टू अमन। तो यही यहाँ पे कहानी में बताया गया, तो उसको जरूर पढ़ लीजिएगा, जिससे यहाँ पे मैं क्वेश्चन का आंसर बताऊँ तो आप लोगों को समझ में आए। रंजन ने अपनी बीमारी का इलाज एक निजी अस्पताल में कराया, यानी कि निजी यानी प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहाँ सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध थी। निजी अस्पताल में रंजन का कई तरह की परीक्षण यहाँ पे किया गया, क्योंकि इन सभी परीक्षणों को कराने के लिए डॉक्टर ने कहा था, तो कराना ही पड़ेगा। इन सभी परीक्षणों के बाद यह पता चला कि रंजन को सिर्फ वायरल बुखार हुआ है। रंजन को कई तरह की परीक्षण की फीस, डॉक्टर की फीस, बेड चार्ज के कारण अधिक पैसा खर्च करना पड़ा। है उसको सिर्फ वायरल बुखार, लेकिन जब आप प्राइवेट में जाएंगे ना तो वहाँ पे आपके सही भी होता है, जो प्रिकॉशंस लेते हैं, हो सकता है उसके साथ आपके जो लक्षण दिख रहे हैं उसके साथ आपको और बीमारियां हों, तो जो जांच लिखते हैं डॉक्टर वो सही लिखते हैं। ये मत सोचिए कि वो आपके पैसे को बर्बाद करने के लिए लिखते हैं, ऐसा नहीं है। कभी कभी वो आपके बहुत काम भी आता है। तो इसीलिए यही कारण था कि रंजन को अधिक पैसा देना पड़ा था।
जब वो अलग अलग तरीके की फ़ीस जमा करेगा, परीक्षण के लिए जो चेक कराते हैं उसके लिए फ़ीस अलग है, डॉक्टर के लिए फ़ीस अलग है, बेड के लिए जो इस पर आपको लिटाया जाता है उसका चार्ज अलग है। तो जब इतनी सुविधाएं दी जाएंगी तो जाहिर सी बात है कि पैसे तो लिए जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन है, सरकारी अस्पताल में अमन को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? आपके विचार से अस्पताल कैसे बेहतर ढंग से काम कर सकता है? तो अमन रंजन देखिए गया था प्राइवेट हॉस्पिटल में, उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ा, लेकिन यहाँ पे अमन जो उसका दोस्त था वो सरकारी अस्पताल में आया था अपना इलाज कराने। लेकिन वहाँ पे क्या है, रंजन को कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हुई थी, अस्पताल में आराम से गया, वहाँ पे कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। लेकिन जब अमन आया सरकारी अस्पताल में तो उनको बहुत तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अब कहानी अगर आप पढ़े होंगे तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन का आंसर कर लेते। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, सरकारी अस्पताल में अमन को लंबी कतार में खड़ा होना पड़ता है। आप देखे होंगे कभी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाएंगे वहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। जब उसकी बारी आई तो डॉक्टर ने उसे खून जांच करने के लिए कहा, खून जांच कराने के लिए कहा। इसके लिए उसे एक और लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ा जहाँ जांच के लिए खून लिया जा रहा था। वहाँ भी बहुत भीड़ भड़क्का हो रहा था और इन सभी कार्यों के इसके लिए काफ़ी समय लगा। इसके बाद ओपीडी काउंटर पे भी एक लंबी लाइन का इंतज़ार करना पड़ा। यानी कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा उसको प्रॉब्लम जो हुई थी अमन को, लंबी लंबी लाइनों में खड़े रहने की वजह से उसका समय बहुत ज़्यादा गया था। कोई आदमी बीमार है, वो बीमार था, अपने पिताजी के साथ गया था, तो वो अपने पिता के सहारे काफ़ी देर खड़ा रहा। तो ये सारी कठिनाइयाँ उसको हुई थी। अब यहाँ देखिए अस्पताल पूछा गया था ना कि अस्पताल को बेहतर ढंग से काम करने के लिए क्या उपाय बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 उपाय बताए गए हैं। अस्पताल के प्रत्येक कर्मचारी को अलग अलग काम सौंपा जाना चाहिए। प्रत्येक कर्मचारी के लिए समय सीमा निर्धारित की जानी चाहिए कि वह निश्चित समय में एक निश्चित संख्या में रोगियों की संख्या का निपटारा करे और जिस कर्मचारी एवं डॉक्टर के कार्यों में लापरवाही मिले उस पर उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। तीसरा है, अस्पताल की साफ सफाई के लिए अधिकारियों द्वारा समय समय पर निगरानी करनी चाहिए। देखेंगे आप प्राइवेट हॉस्पिटल जो होते हैं बहुत साफ़ सुथरे रहते हैं, लेकिन जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं आप तो ज़्यादा देखेंगे कि वो भी साफ़ सुथरे रहने लगे हैं पहले की अपेक्षा। लेकिन फिर भी अगर कंपेयर करेंगे प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी में तो आपको पता चल जाएगा देख के कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल है और ये सरकारी है। वहाँ के कर्मचारी आलसी हो जाते हैं जब वहाँ पे कोई प्रेशर नहीं रहता, तो ये नहीं सोचते कि 10 मिनट में हमको इतने बीमार लोगों को देखना है। वो बैठे रहेंगे, वो अपना समय बिताएंगे, कितने भी वो लोगों का इलाज करें उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। तो ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए जो सरकारी हॉस्पिटल में होनी चाहिए। अब देखेंगे चौथा क्वेश्चन यहाँ पे, जब आप बीमार होते हैं तो कहाँ जाते हैं? क्या आपको किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? अपने अनुभवों के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। जैसे अगर आपसे पूछा जाए, प्रत्येक बच्चे का अलग अलग आंसर हो सकता है, कोई प्राइवेट में जाता होगा, कोई सरकारी में जाता होगा, तो अलग अलग बच्चों के अलग अलग विचार होंगे। यहाँ पे आपको अपने अनुसार लिखना है, तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आपको, आप अपने अनुसार इसको थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। जब हम बीमार होते हैं तो हम सरकारी अस्पताल में जाते हैं। सरकारी अस्पताल में लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। उसके बाद सरकारी अस्पताल के विभिन्न जांच परीक्षण केंद्रों में जाने पर यह पता चलता है कि वहाँ के कई जांच परीक्षण की मशीन खराब है। डॉक्टर से इलाज कराने के लिए भी लंबा इंतज़ार करना पड़ता है। डॉक्टर द्वारा जो दवाइयाँ लिखी जाती हैं उनमें से कई दवाइयाँ अस्पताल में नहीं होती हैं। अब होता है ना कि 10 दवाई लिखेंगे अगर डॉक्टर, तो उसमें से 2 ही अस्पताल में होंगी, 8 दवाइयाँ कहेंगे कि बाहर से जाके ले लीजिए, उसे बाहर की दुकानों से खरीदना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है आम आदमी को। ठीक है, अब 5वां क्वेश्चन देखेंगे, एक निजी चिकित्सालयों में हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चर्चा कीजिए। तो निजी का भी अलग अलग समस्या है, वो भी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। निजी चिकित्सालयों में हमें निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सरकारी में ही बस समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, निजी अस्पताल होते हैं, उसमें भी कई तरीके की परेशानियाँ होती हैं। वो देखिए यहाँ पे, पहला, निजी चिकित्सालयों में इलाज कराने के लिए अधिक पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जो गरीब आदमी होगा वो कहाँ जाएगा निजी अस्पताल में इलाज कराने, वो तो सरकारी हॉस्पिटल में ही जाएगा। दूसरा, छोटे निजी चिकित्सालयों में कई डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनमें योग्यता की कमी होती है। सरकारी हॉस्पिटल में तो आपको जांच परख के रखा जाता है, लेकिन जब अगर प्राइवेट कोई भी झोला छाप भी खोल के बैठ गया तो आप उसको जांचते नहीं हैं कि कैसा हॉस्पिटल है, कैसा डॉक्टर है, आप निजी के नाम पर पहुँच जाते हैं। तीसरा है, गलियों या मोहल्लों में कुछ निजी चिकित्सालयों में डॉक्टर MBBS नहीं होते। दूसरे शब्दों में उन्हें झोला छाप, अभी जो मैंने बोला ना, झोला छाप कहा जाता है। सभी डॉक्टर गड़बड़ नहीं होते हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर ज़रूर ही झोला छाप होते हैं। बुरा कोई किसी को नहीं लगना चाहिए, मैं ये जनरल वे में कह रहा हूँ, किसी को हर्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। कहीं कहीं देखा गया है कि बहुत ही मतलब कुछ भी नहीं उनके अंदर क्वालिफिकेशन होती, फिर भी वो दवाई दे रहे होते हैं, तो वो डॉक्टर नहीं होते, उनको झोला छाप ही कहा जाता है।
जो कंपाउंडर से डॉक्टर बन जाए, जैसे किसी डॉक्टर के अंदर आप कंपाउंडरी कर लिए 3-4 साल 5 साल, तो आपको लगेगा कि हम सारी चीज़ें जान गए हैं, आप खुद से दवाइयाँ देना शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप कभी भी उस डॉक्टर के बराबर की क्वालिफिकेशन पा जाएंगे, क्योंकि वो पढ़ के बना है, एक्सपीरियंस ले रहा है, आप सिर्फ उसके साथ रहने से सीख रहे हैं, तो आप कभी भी उतना नॉलेजफुल नहीं हो सकते, नॉलेजेबल। अगला है, छोटे निजी चिकित्सालयों में कई जांच परीक्षणों के यंत्र में कमी होती है, जिसके कारण बाहर से जांच परीक्षण कराना पड़ता है। तो ये निजी अस्पतालों के समस्याएं हैं। छठवां क्वेश्चन है, किन किन अर्थों में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था सबके लिए उपलब्ध एवं एक सेवा है। तो यहाँ पे देखेंगे पेज नंबर 25 पे है, तो यहाँ पे देखेंगे कि किन किन अर्थों में पूछा गया है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो सबके लिए उपलब्ध एक सेवा है, इसके बारे में बताना है आपको। तो यहाँ पे देखेंगे इसका अर्थ लिखा गया है इसके बारे में, निम्न अर्थों में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था सबके लिए उपलब्ध एक सेवा है। सेवा के बारे में बताया गया कि जो सार्वजनिक यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो सभी के लिए एक सेवा है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में अमीर गरीब कोई भी व्यक्ति अपने रोग का इलाज करा सकता है, वहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता। दूसरा है, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त में इलाज और दवाइयाँ दी जाती हैं, इसलिए इनमें इलाज कराना सबके लिए संभव है। तीसरा है, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र में रोगी का इलाज करते समय किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया। चौथा पॉइंट है, सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूरा करने के लिए लिए थे अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। जो सरकार ने यहाँ पे आप वचन लिया था कि हम सभी को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे, उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की गई है। और पांचवा है, इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। अब देखेंगे सातवां क्वेश्चन, कुछ सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों अथवा अस्पतालों की सूची बनाइए जो आपके घर के आसपास हैं। अपने अनुभव से अथवा उनमें से किसी एक में जाकर केंद्र चलाने वाले लोगों को और वहां दी जाने वाली सुविधाओं का पता लगाइए। तो ये दोस्तों आपको अपने अनुसार करना है, क्योंकि सभी बच्चों को अलग अलग अस्पताल उसके घर के पास होगा। तो यहाँ पे मैं कुछ बता दे रहा हूँ एक लोकेशन के हिसाब से कि सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र जो दिल्ली में स्थित है उसके बारे में। पहला यहाँ पे हॉस्पिटल है गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, दूसरा है लोक नायक जयप्रकाश हॉस्पिटल, तीसरा है हिंदू राव हॉस्पिटल अस्पताल, चौथा है राम मनोहर लोहिया अस्पताल, पाँचवा है गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल, छठवां है ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट। ठीक है AIMS, और यहाँ पे सफदरगंज अस्पताल AIIMS एम्स जिसको कहते हैं। ठीक है, इन सरकारी अस्पतालों की स्थिति के बारे में अगर बात की जाए तो इन सरकारी अस्पतालों को अधिकारी गण समूह के प्रबंधन द्वारा यहाँ पे चलाया जाता है ये सारी चीज़ें। दूसरा, यहाँ पे इन सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के समूह कायम है, जैसे कि कुछ डॉक्टरों का ग्रुप है जो अलग अलग रोगों के, जैसे कोई आपका हार्ट के लिए हो गया, कोई आपका ब्रेन के लिए हो गया, तो अलग अलग ग्रुप बना हुआ है, विशेषज्ञ हैं वो लोग। तीसरा पॉइंट है, इन सरकारी अस्पतालों में के भवन काफ़ी विशाल हैं तथा इनमें सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन अस्पतालों में कई जांच परीक्षण यंत्र भी हैं। चौथा है यहाँ पे पॉइंट, इन अस्पतालों में रोगी को मुफ्त इलाज के साथ साथ मुफ्त दवाइयाँ भी दी जाती हैं। आठवां क्वेश्चन है, आपके घर के आसपास कौन सी निजी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, उन्हें चलाने वाले लोगों और वहां की दी जाने वाली सुविधाओं का पता लगाइए। तो निजी अस्पताल केंद्र यहाँ पे दिल्ली के बारे में बताया गया, आप अपने अनुसार बता दीजिएगा। यहाँ पे अपने घर के आसपास जो होंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल के बारे में बताया गया, तो यहाँ पहला है अपोलो हॉस्पिटल, दूसरा है गंगाराम हॉस्पिटल, तीसरा है सेंट स्टीफेंस अस्पताल। निजी अस्पतालों को निजी व्यक्ति या किसी डॉक्टर द्वारा संचालित किए जाते हैं। इनमें भी सभी तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। इन अस्पतालों में सेवाएं सार्वजनिक अस्पतालों से अच्छी होती हैं, रोगियों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। अब अभ्यास के यहाँ पे प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, इस अध्याय में आपने पढ़ा है कि स्वास्थ्य में सिर्फ बीमारी की बात नहीं की जा सकती। संविधान से लिए गए एक अंश को यहाँ पढ़िए और अपने शब्दों में समझिए कि जीवन का स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्या मायने होंगे। संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने और तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, राज्य का कर्तव्य है। उत्तर यहाँ पे देखेंगे, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व है जो संविधान का, उसमें लोगों के कल्याण से संबंधित कई यहाँ पे उपबंध लिखे गए हैं।
जिसके तहत सरकार के लिए कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसी संदर्भ में नीति निर्देशक सिद्धांत में कहा गया है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। इसलिए भारत राज्य सरकार और स्थानीय सरकार ने कई स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया और पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है, चर्चा कीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे इसका आंसर हम कौन कौन से कदम उठा सकती है। सबके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार निम्न कदम उठा सकती है। पहला है स्वास्थ्य केंद्रों या चिकित्सालय केंद्रों में वृद्धि करके। दूसरा है सरकार स्वास्थ्य की सुविधाओं में वृद्धि के लिए अपने बजट में वृद्धि करेगी, जब पैसा होगा तभी स्वास्थ्य सेवाएं दे पाएगी। तीसरा है सरकार द्वारा प्रदूषण नियंत्रण कानून लाकर प्रदूषण में कमी लाया जा सकता है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक है। और चौथा पॉइंट है पीने के लिए स्वच्छ जल लोगों को उपलब्ध कराना। अब यहाँ पे मिलान करना है। देखिए, इसके बारे में बताना है कि सेवाओं का मूल्य क्या है, सेवाओं की उपलब्धता क्या है। आपको अपने इलाके में उपलब्ध सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं में क्या क्या अंतर है देखने को मिलता है। नीचे दी गई तालिका भरें और तुलना और अंतर बताइए। तो यहाँ पे देखेंगे निजी एक तरफ लिखिए, एक कॉलम में लिखिए, एक रो में सार्वजनिक। उनकी सेवाओं का मूल्यांकन करिए और सेवाओं की उपलब्धता। तो देखेंगे सुविधा है निजी का क्या है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं। निजी अस्पतालों में सेवाओं का मूल्य काफ़ी अधिक होता है। निजी अस्पतालों में बेड चार्ज, डॉक्टरों की फीस, जांच परीक्षण की फीस आदि के रूप में काफ़ी पैसे लिए जाते हैं। और देखेंगे यहाँ पे सार्वजनिक की बात की जाए, सार्वजनिक अस्पतालों में रोगियों का इलाज मुफ्त में किया जाता है वहाँ, या बहुत कम पैसे लिए जाते हैं। और सेवाओं की उपलब्धता, निजी अस्पतालों में अपने रोगियों के लिए सभी तरह की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध कराई जाती हैं, जबकि सार्वजनिक में देखेंगे सार्वजनिक अस्पतालों में रोगियों की लंबी लंबी कतारें होती हैं और कोई भी सेवा आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अभ्यास का, पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर अनेकों बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है। उदाहरण देते हुए इस कथन को स्पष्ट कीजिए। जैसे पानी की अगर गुणवत्ता सही रखी जाए तो बहुत सी बीमारियाँ दूर हो जाएंगी इंसान से। तो इसके बारे में यहाँ पे चर्चा करना है। पानी और साफ सफाई की गुणवत्ता को सुधार कर अनेकों बीमारियों की रोकथाम निम्न प्रकार से की जा सकती है। पहला है संचारीय बीमारियाँ, पानी के द्वारा एक से दूसरे को लगती हैं, जो आपकी इन्फेक्टिव बीमारियाँ होती हैं। इन बीमारियों में से 21% बीमारियाँ जल जनित होती है, यानी पानी की वजह से होती हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे गंदे पानी से हैजा होता है, पेट के कीड़े होते हैं, हेपेटाइटिस होता है। और साफ़ सफाई की कमी एवं प्रदूषण के कारण भी अनेक बीमारियाँ होती हैं। जैसे भारत में यहाँ पे जो लगभग 5 लाख व्यक्ति प्रतिवर्ष तपेदिक यानी जो टीबी होता है ना, उससे मर जाते हैं। डेंगू साफ़ सफाई से सही हो सकता है, दूर मच्छर नहीं पनपेंगे। मलेरिया आदि अनेकों बीमारियां साफ़ सफाई की कमी से होती हैं। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि पानी और साफ़ सफाई की गुणवत्ता में सुधार करके अनेकों बीमारियां रोकी जा सकती हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। एक एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और डेली बेसिस पे ऐसे ही एनसीईआरटी के किसी भी क्लास का किसी भी सब्जेक्ट का आपको सॉल्यूशन देखना है, क्वेश्चन आंसर देखना है, या फिर कोई चैप्टर पढ़ना है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की वीडियो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा दूंगा। सिर्फ आपको एक काम करना है छोटा सा, जो बिल्कुल फ्री भी है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रखना है। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है, जिससे मैं आप लोगों की वीडियो जो अपलोड करूँ उसके बारे में आपको पता चल जाए कि आपकी वीडियो बन गई है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।